नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। विधानसभा का बजट सत्र अब अपनी समाप्ति की तरफ है और बजट सत्र में कितना कुछ काम हुआ, इसको लेकर अगर हम आकलन करें कि इस पूरे बजट सत्र के दौरान जितना हंगामा हुआ उसमें जनता के जरूरी मुद्दे कितने पीछे छूट गए, कितने मुद्दों पर बात हुई और कितना जनता का जो पैसा है वो ऐसे ही बर्बाद हुआ, सिर्फ हंगामे की भीड़ चढ़ा। हमारे साथ नमित जैन बीजेपी के प्रवक्ता है, श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी वरिष्ठ पत्रकार और जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आप भी कुछ ही देर में जुड़ेंगे। मीनाक्षी सेठी पहले जुड़ने वाली थी, अब किसी और का नाम आ रहा है। नमित जैन जी का वीडियो। नमित जी कितना संतुष्टिजनक आप अपने इस बजट सत्र को पाते हैं? मीना जी, संतुष्टि तो बहुत है और हमें नहीं, पूरे राजस्थान की 8 करोड़ जनता को है। जिस तरह से यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने जो बजट दिया राजस्थान की जनता को, वो एक अपने आप में अलौकिक बजट है और हर वर्ग को छूने वाला बजट है। और जिस तरह से राजस्थान की जनता को, चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, कृषि हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, शिक्षा, पर्यटन, औद्योगिक क्षेत्र, ऐसा कोई क्षेत्र बचा हुआ नहीं है जिसको हमने बजट के दौरान छुआ नहीं है, जिसका ध्यान नहीं रखा गया हो। चाहे वो महिला सुरक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, इन सबको लेकर बजट में सब कुछ दिया गया। और बातें साबित हो रही है कि जिस तरह से बजट सत्र को बाधित किया गया कांग्रेस के पार्टी द्वारा, बार बार व्यवधान डाला गया। आज भी जो अंतिम दिन था, उस दिन भी उन्होंने जबरदस्त माहौल बनाकर और वॉकआउट किया। तो वो भी एक अपने आप में राजस्थान की जनता ने देखा है कि किस तरह से विपक्ष। आपने बहुत ही अच्छा शब्द इस्तेमाल किया, अलौकिक बजट था। तो किस किस को समर्पित था ये अलौकिक बजट? लौकिक तो समझ में आता है, जनता को समर्पित था, बट ये अलौकिक किसको समर्पित था? देखिए मीना जी, आप कौन सी भाषा में बात करती है? शायद मैं तो कोई इंटरव्यू देने नहीं आया, तो ये उसका झलक दिखलाने का इंटरव्यू नहीं है, आपके चैनल पे आया हूँ। और आपने जो सवाल किया राजस्थान की जनता से, राजस्थान की सरकार को लेकर, मैं उसका जवाब देने के लिए आया हूँ। और उसका जवाब, मेरे पास सारे जवाब है। एक एक आप जिस जिस पॉइंट पे बात करेंगे मैं उसका जवाब दूंगा, क्योंकि हमारा दायित्व है। सरकार में बैठे हैं और सरकार के प्रतिनिधि होने के कारण आपने हमें आपके चैनल पे बुलाया, उसका जवाब दूंगा मैं। शब्दों का मायाजाल आप तो बेहतर जानते हैं, आप इतनी पुरानी पत्रकार है, आप वक्ता है, सब कुछ है, लेकिन मैं आपके सामने नहीं बोल सकता। बाकी जो आप सवाल कर रही हैं, उसका जवाब दूंगा। और एक ऐसा एक मेरा अभिप्राय नहीं है। मेरा तो बहुत ही विनम्रता से ये सवाल था कि भाई बिल्कुल। ये अलौकिक किसके लिए है? लौकिक तो समझ में आता है। बहरहाल कोई बात नहीं है। आप ये बताइए नमित जैन जी कि कहीं कोई कमी भी रही सरकार के स्तर पर? और ज्यादा बेहतर हो सकता था, प्रोडक्टिव हो सकता था सत्र, कुछ प्रयास और अच्छे हो सकते थे? आपको लगता है ऐसा? जी मीना जी, देखिए हमने जो सरकार की तरफ से जितना जो कुछ हो सकता था वो सब कुछ किया। आप देखिए कितना बड़ा व्यवधान आया था विधानसभा में, जो विपक्ष द्वारा वॉकआउट किया गया था और बहिर्गमन किया गया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए, उनकी गलती, विपक्ष की गलती होने के बावजूद, उन्होंने कहा कि आप सब आइए, बैठिए। टीकाराम जूली जी को बुलाया कि सदन का नेता मैं हूँ, मैं मुख्यमंत्री हूँ, तो मैं मेरी तरफ से बड़ा दिल दिखाते पहले मैं माफी मांगता हूँ। तो जो भी सदन को चलाने के लिए जो बजट सत्र है, राजस्थान की जनता देखती है। 8 करोड़ जो जनता के लिए यहाँ पे योजनाएं बनती है, उनके विकास कार्य की योजनाएं बनती है, उसको लेकर जो व्यवधान इस बार हुआ, इतिहास में कभी नहीं हुआ। लगातार 6-7 दिनों तक सदन में हंगामा होता रहा। और उसके बाद भी जब जब सदन चलाने की कोशिश की गई, आज का भी आप वाकया देखा होगा आपने, किस तरह से टीकाराम जूली जी ने विधानसभा अध्यक्ष जी से बहस करके उनको व्यवधान डाला बार बार और वॉकआउट करके चले गए। बात नहीं करते हैं विकास की। जिस तरह से आप मेरे से बात कर रहे हैं विकास के लिए कि आपने क्या दिया, ऐसा ही सवाल वो अगर वहां मंत्रियों से करे, विभाग के संबंधित जो मंत्री है उनसे करे तो अच्छा हो ना। वो चर्चा ही नहीं करना चाहते सदन में, तो केवल हंगामा करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। जो मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है। नमित जी, ये बात तो विपक्ष के प्रवक्ता आएंगे, उनसे पूछेंगे। अभी तो सिर्फ सत्ता पक्ष की और सरकार की बात हो रही है कि वो कितनी संतुष्ट है इस सत्र से।
और वो इसे बेहतर और बनाने के लिए क्या प्रयास कर सकती थी। आकलन हमेशा होता है और सबसे ज्यादा स्व आकलन होता है, अगर और सबको करना चाहिए वो, और सब करते भी हैं कहीं ना कहीं। सवाल ये है जगदीश शर्मा जी कि इस सत्र को कितने नंबर आप देते हैं। मतलब दोनों तरफ से ये बातें लगातार हुई कि दोनों तरफ ही, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ही कहीं ना कहीं एक अनुभव की जो कमी है उसकी वजह से सत्र को चलाने में और फ्लोर मैनेजमेंट सत्ता पक्ष का और विपक्ष का मुद्दों को उठाने में नेता प्रतिपक्ष को जिस तरह पर्चियों का सहारा लेना पड़ रहा था अपनी बात को कहने के लिए। तो आप कैसे देखते हैं ये सत्र, कितना संतुष्टिजनक जनता के लिहाज से? मीना जी, ऐसा है, नमित जैन जी ने जो ब्यौरा दिया है उससे तो यही पता नहीं चलता वो सत्र के बारे में बात कर रहे हैं या बजट के बारे में। अभी तो यही क्लियर नहीं है। हालांकि बजट जो है सत्र का ही एक हिस्सा है और मेरे को सत्र को लेके सवाल किया था, बजट को लेके मेरे पास पूरी पत्रावली ये सरकार द्वारा दी गई। मैं इसका बोलूंगा जब वो इससे जुड़े हुए सवाल पूछेंगे। आदरणीय, आपने जो मीना जी ने सवाल किया सत्र को लेकर किया, भाई सत्र क्यों नहीं चल पाया, सत्र को लेकर किया, मैंने सत्र को लेकर जवाब दिया। बजट को लेकर मैं तैयार हूँ पूरा, जो आप सवाल करेंगे जिस भी विभाग को लेकर, कि आप शिक्षा से, चिकित्सा से, सड़क सुरक्षा या कानून व्यवस्था, जिससे भी आप सवाल करेंगे मैं सरकार का प्रतिनिधि होने के नाते आपको जवाब दूंगा। जी जगदीश जी, आप बोलिए। मीना जी, मेरी मान्यता ये है कि ये बजट सत्र जो औसत है, औसत से भी नीचा रहा, क्योंकि इसमें प्रोडक्टिविटी बहुत कम थी और बाकी सारी चीजें थी इसमें। बाकी विपक्ष का विरोध का तरीका भी एक अपना अलग था और वो कोई अनहोना नहीं था। विपक्ष तो यही करता है, विपक्ष के तो तरीके ऐसे ही होते हैं। हालांकि इस बार जो है बहुत हल्की बातें हुई, ये बहुत ही घटिया स्तर तक ले गए सत्र की कार्रवाई को, जिसमें कि अध्यक्ष के चेयर के ऊपर जो है कमेंट, और वो कमेंट भी बहुत हल्के किस्म के, और वो भी कांग्रेस के बड़े लीडर की ओर से लगाए गए। ये जो है उसके बाद से तो वो आए ही नहीं हाउस में। तो ये सत्र जो है, मैं मानता हूँ औसत जो सत्र होते हैं, खासकर बजट सत्र जो कि बड़ा होता है, उससे उसमें भी निम्न स्तर का है। इसकी कोई उपलब्धि बजट पास करा लेना या एक आध बिल पास करा लेना, इसकी एक बड़ी खामी सत्र की ये रही, कमजोरी कह दी, खामी तो नहीं, कमजोरी कहा जाए, कि इसमें 2-3 बिल ऐसे थे जिनको हाउस में लाने के दौरान जो है वापस प्रवर समिति को सौंप दिया गया, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं थी, सरकार की तैयारी नहीं थी, इसलिए ये समझ कर कि ये पास तो हो नहीं सकता, तो इसको वापस सौंप देते हैं। और कुछ खामियां हाउस में डिस्कशन के बाद पता चली सरकार को। तो ऐसी कैसी सरकार हुई है जिसको कि एक विधेयक को हाउस में किस तरीके से लाना चाहिए और किस तरीके से उस पर डिस्कशन करना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, वो ही कंप्लीट नहीं है। तो ये जो है, जैसा कि आपने भी कहा कि अनुभव की कमी दोनों तरफ से है, ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों तरफ से अनुभव जो है वो लगता है कि इनको है नहीं, इसलिए तरह तरह की बातें हो रही हैं, तरह तरह की एक्टिविटी हो रही हैं। एक हाउस में राजस्थान को विकास के रास्ते पर ले जाने का जो एक थीम होती है बेसिकली, क्योंकि बजट भी उसमें ही है, वो थीम होती है, वो थीम कहीं नजर आती हुई दिखाई नहीं दी। वो थीम ये दिखाई दी, वो हाउस का जो करेक्टर है वो ऐसा हो गया कि खाना पूर्ति हमको करनी है, बजट सेशन चल रहा था, वो खाना पूर्ति हम कर देते हैं, बाकी तो सदन की महज खाना पूर्ति राजीव तिवारी जी, महज खाना पूर्ति इस बजट सत्र को कहना सही होगा? क्योंकि बजट सत्र सबसे इम्पोर्टेंट होता है पूरे साल के जो चारों सत्र होते हैं उसमें, और बजट सत्र में भी अगर कोई इस तरह की प्रोडक्टिविटी नहीं हो जैसी होती है, ज्यादातर होती रही है, हालांकि हर विधानसभा में इसी तरह का हाल देख रहे हैं हम, सिर्फ राजस्थान की ही बात नहीं है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह के स्टॉलवर्ड लीडर्स रहे हैं, जिस तरह से चर्चाएं होती रही हैं, अगर वो परंपरा भी खत्म हो जाएगी, कम होती जाएगी धीरे धीरे, इसी तरह की परंपराएं शुरू हो जाएंगी जैसा कि इन पिछले 1-2 सत्रों से हम देख रहे हैं, खास करके इस सत्र में जिस तरह का हाल देखने को मिला। क्या राजस्थान की जनता के लिए और क्या राजस्थान की सरकार और विपक्ष के लिए इसमें नसीहत संदेश
देखिए, अब जो स्तर है वो तो लगातार गिरता जा रहा है। अभी जगदीश जी ने भी निम्न स्तर का बताया था, तो वो स्थिति वही है। देखिए, आप जो सत्तारूढ़ पार्टी के यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं, ये भी कह रहे हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री के द्वारा पेश बजट। अरे बजट वित्त मंत्री पेश करता है, इतना तो पता रखो भाई। वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है बजट, और वित्त मंत्री कौन है आप उनका नाम लो ना। उन्होंने पेश किया बजट, और जिस तरीके से आसन, देखिए आप कह रहे हैं ना कि परंपराएं खत्म हो रही हैं, तो परंपराएं तो यूं खत्म होंगी ना कि आप देखिए जितने भी बड़े नेता हैं दोनों पार्टियों के, जिनको कि काफी अनुभव है, वो सदन से गायब रहे। आप देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैं एक न्यूज देख रहा था, तो उसमें था कि ये बड़े नेताओं ने तो एक सवाल भी नहीं पूछा वहां पे। उनसे बेहतर जनता की बात कौन रख सकता था यहाँ पे सदन में, या सदन की कार्रवाई को सुचारू रखना। ये हंगामा, ये निम्न स्तर की बातें, आसन जो कि एक अभिभावक का रोल होता है, जैसे कि एक परिवार में एक अभिभावक का रोल होता है, वही सदन में आसन का रोल होता है, और आप उसी को ही इस तरीके से वो कर रहे हैं। कुछ मामलों में हो सकता है आसन ने भी सत्तारूढ़ दल के, चूंकि वो होते हैं आसन पर विराजमान जो भी होते हैं, तो हो सकता है उन्होंने भी कहीं कोई पार्शलिटी की हो। लेकिन हमको आसन का सम्मान तो बनाकर रखना चाहिए। जिस तरीके की बातें विपक्ष के जो सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं उन्होंने कही वहां पे, उसके लिए, या सदन में कही या सदन के बाहर भी कही, चलो, लेकिन ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो मर्यादाएं तो दोनों तरफ से ही बनती बिगड़ती हैं, और इस बार बिगड़ी ज्यादा है, बनी कम है। अगर सत्ता पक्ष चाहता तो ये जो गतिरोध पैदा हुआ था 7 दिन का, उसको दूसरे दिन ही सेटल कर सकता था, सुलझा सकता था। 7 दिन क्यों लगाए, 6 दिन पूरे क्यों होने दिए उसके? भाई वो 5 मिनट में तो सुलझना था ना। दोनों नेताओं को बुलाया, बैठाया ना। उनके यहाँ से वो सबसे वरिष्ठ किरोड़ी लाल मीणा है, वो कभी सदन में नजर आए ना। यहाँ से अशोक गहलोत जी या सचिन पायलट जी या वसुंधरा राजे सत्ता पक्ष की, वो कभी कोई नजर नहीं आए। कभी कोई ये तो राजीव तिवारी की विधानसभा तक जा रहे हैं, विधानसभा के गेट पे धरना दे रहे हैं, विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष से मिलने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, और सदन में हिस्सा नहीं ले रहे जी कार्रवाई में। ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट, और ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति है राजीव तिवारी जी। जनता की रुचि भी इसीलिए कम होती जा रही है सदन की कार्रवाई से। आप लाइव टेलीकास्ट का व्यूअरशिप का एक आंकड़ा निकलवा के देख लीजिए, 10-15% भी नहीं होगा पूरा। जी जी राजीव तिवारी जी, ये तो हमेशा मतलब कई बार हम इस पर बात कर चुके हैं, और बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि विधानसभा के जो वरिष्ठ सदस्यगण हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं आते क्योंकि वो किसी कुर्सी पर नहीं है, सत्ता में नहीं है, आपका उस तरह का पद नहीं है। तो क्या आपने इतने साल जो कि सार्वजनिक जीवन को दिए हैं, आपको आपके विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने जनप्रतिनिधि बनाकर विधानसभा में भेजा है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, वसुंधरा राजे हो, ये तमाम लोग नहीं आकर जिस तरह का संदेश देते हैं, वो तो सच में बहुत दुर्भाग्यजनक है। और इसको लेकर मान कम कर रहे हैं वो लोग, नहीं आकर सदन का मान कम कर रहे हैं, संवैधानिक परंपराओं को। जनता ने उनको वापस से विधायक क्यों बनाया है? जी, तो चुनाव सुधारों की जो प्रक्रिया है उसमें ये भी दरअसल एक हिस्सा होना चाहिए कि भाई विधानसभाओं की जो संवैधानिक प्रक्रियाएं हैं उसमें कि एक विधायक हो, चाहे वो वरिष्ठ हो चाहे वो कनिष्ठ हो, सबको एक उपस्थिति का जो प्रेजेंस का एक मिनिमम क्राइटेरिया तो कहीं ना कहीं होना ही चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। इतनी तो चाहे वो कितना ही बड़ा विधायक हो, आपको सिर्फ मुख्यमंत्री बनना था इसलिए आप कुर्सी विधानसभा की फाइट में तो हैं, चुनाव भी लड़ते रहे, लेकिन अपने इलाके के लोगों के आप मतलब आपका मान कम हो जाएगा अगर आप विधानसभा में जाएंगे। नहीं, आप एक तरफ तो अपने आप को कहते हैं कि हम प्रदेश के नेता हैं, राष्ट्र के नेता हैं, और आप अपनी विधानसभा तक की बात रखने नहीं आ रहे हैं। इससे बड़ी शर्मनाक बात और क्या होगी? ये और समझ में ये नहीं आता है, ये पहली बार नहीं हुआ है
राजीव तिवारी जी, इससे नहीं, पहली पहले बार भी नहीं है, हर बार होता है, ऐसा नहीं है, हर बार होता है। लेकिन तो इस ये बार कुछ ज्यादा देखने को मिला है। तो इसमें विधानसभा अध्यक्ष का भी कुछ अधिकार होगा, वो अब भी विधानसभा पाबंद अध्यक्ष कितना इसमें कर क्या सकते करेंगे? हैं। कोई अगर व्यक्ति नहीं आ रहा, उनकी खुद की पार्टी के लोग नहीं आ रहे, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, तो क्या लेकिन करेंगे वो? उनके अधिकार क्षेत्र में कुछ चीजें जरूर होंगी, इसको लेकर कुछ नियमावली जरूर होंगी। अगर कोई 5 साल की विधानसभा में 5% भी किसी की अटेंडेंस नहीं होती है, चाहे वो कितना ही वरिष्ठ विधायक हो, तो वो कितना अनुचित है, उसको लेकर एक बार जरूर सोचने की भाई उनकी जरूरत है। सैलरी रोकनी चाहिए, उनके भत्ते रोकने चाहिए कि भाई आप इतना बड़ा वो सब चल रहा है, आप वहां पे क्यों नहीं उपस्थित रह रहे? जबकि जी आप शहर में हैं, आप बीमार नहीं है, आप हॉस्पिटलाइज नहीं है, आपके घर में शादी नहीं है, आपके घर में कोई और काम नहीं है, तो फिर आप किस लिए आप एब्सेंट चल रहे हैं वहां पे? जी जी, तमाम तो ये ये सारी जो चीजें ये चुनाव इस सुधारों के पहलू, तहत भी आनी चाहिए। और अगर विधानसभा के, मुझे पता नहीं है कि अगर वो उसके अधिकार में है विधानसभा अध्यक्ष के, तो उनको उस पर बहुत ही कड़ाई से, कठोरता के जी साथ उसको लागू करना चाहिए इन जी, चीजों को। जरूर इस विषय पर किसी दिन एक अच्छा प्रोग्राम करेंगे और विधानसभा से इसमें पूरी नियमावली लेकर नमित जी और उनकी पार्टी से भी हम निवेदन करेंगे। और कांग्रेस के प्रवक्ता अभी जुड़े नहीं है और श्याम जी जुड़ गए हैं बहुत सारे नियमों की जानकारी के साथ, तो श्याम जी को सुनते हैं। श्याम जी, जो विधायक विधानसभा में उपस्थित नहीं है, चाहे वो अशोक गहलोत हो, वसुंधरा राजे हो, और अब इस कतार में खुद को सचिन पायलट खड़ा करना चाहते हैं, मैंने इसलिए बोला है और मैं अपनी बात को ऑन करती हूँ कि भले ही वो कितने वरिष्ठ नेता हों, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत के समकक्ष होने में अभी उन्हें बहुत समय लगेगा। तो ये, लेकिन उसके बाद भी उनका रवैया वैसा ही है जैसा उन दोनों का है। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, ये जो वरिष्ठ लोगों की जो अनुपस्थिति है, ये भी विधानसभा के बजट सत्र की जितनी जितनी काम इसमें होना चाहिए था उस अनुपात में जो कम हुआ है, उसका एक कारण बोला है मैंने, एक कारण जरूर मानते हैं। देखिएगा कि क्योंकि राष्ट्रीय स्तर के नेता ज्यादा हो गए हैं, इस कारण से उनको लगता है कि विधानसभा तो हमारे लिए एक है, वो महत्व देते ही नहीं है। वो विधानसभा में बोलने के बजाय वो बाहर बोलना ज्यादा पसंद करते हैं। आपने देखा, नियम तो है, 2,000 रुपये भत्ता मिलता है, वो काट सकते हो आप, बाकी क्या कर सकते हो? आपके पास अधिकार इतना ही है। विधानसभा अध्यक्ष चाहे तो निश्चित रूप से विधानसभा में नियम बनते हैं, उस प्रकार से सर्वसम्मति से कुछ भी बन सकता है और कहा जा सकता है कि विधानसभा में आना आपका मैंडेटरी है, जरूरी। ऐसा कोई प्रावधान तो अभी करा नहीं है कि भाई जरूरी है। विधायक है इसलिए तो वो आप निर्वाचित होके आ गए, अगर वो अपने क्षेत्र से संबंधित चीजों को उठाएगा नहीं तो फिर बात है। अशोक गहलोत तो कभी जोधपुर के बारे में मेरे को तो रहेगा नहीं कभी बोले हो, या वसुंधरा राजे अपने क्षेत्र में बोलती नहीं है। देखिए, पहले निश्चित तौर पे जब जगन्नाथ पहाड़िया हुआ करते थे, नवल किशोर शर्मा होते थे, या आपने देखा कि मैं देख रहा था कि पुराने भैरू सिंह जी शेखावत होते थे, वो लोग रहते थे विधानसभा में, चर्चा भी करते थे, बहुत सारी बात, शिवचंद माथुर रहते। लेकिन अब विधानसभा तो बिल्कुल ऐसा हो गया है कि भाई विधानसभा तो है, वो क्या है कि केवल बाहर भी अटेंडेंस लगा के चले जाओगे तो वो 2,000 रुपये का भत्ता मिलेगा, अंदर आने की जरूरत नहीं है आपको, उस विधानसभा की प्रक्रिया में हिस्सा लेने की जरूरत नहीं है। वहां आपके पास बाहर सीट पड़ी रहती है, साइन करके बाहर चले गए। अशोक गहलोत आते हैं और आकर के विधानसभा अध्यक्ष भी फोटो खिंचा कर बताते हैं अशोक गहलोत आए थे विधानसभा में। ये आज एक प्रक्रिया हो गई है। तो आप बताइए, विधानसभा का महत्व ज्यादा है या अशोक गहलोत का महत्व ज्यादा है? तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से विधानसभा का अध्यक्ष जो बना है वो विधानसभा के अंदर नियम बनवा सकता है, लागू कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि विधानसभा की सहमति होगी। तो अब आप देखिएगा कि वसुंधरा राजे किसी निजी कारणों से नहीं आती, अलग बात है, लेकिन सदन में आकर के कभी भी राय प्रकट नहीं करो आप। बाहर अपनी जिस तरह की राजनीति चमकाने का प्रयास करती है, जैसे आपने भी देखा सचिन पायलट विधानसभा में नहीं बोलते, बाहर बोलते हैं, छीटाकशी भी करते हैं। अशोक गहलोत विधानसभा अध्यक्ष के ऊपर कार्यप्रणाली पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं और विधानसभा अध्यक्ष को स्पष्टीकरण देना पड़ता है, ये अनुचित है। भाई आप कार्रवाई करो ना विधानसभा के अंदर, आप तो विधानसभा के अध्यक्ष और आपके ऊपर आरोप लगा गया और आप केवल बयानबाजी करके अपने आप की स्थिति को ठीक करने का प्रयास करते हैं। तो विधानसभा का स्तर गिराने का कारण विधानसभा के जनप्रतिनिधि खुद ही हैं। और देखिए, निश्चित रूप जो सदन के चेयर पर जो बैठता है उसका दायित्व ज्यादा हो जाता है कि वो विधानसभा, अब आप प्रतिपक्ष के नेता को बोलने नहीं दो। मैं देख रहा था कि
जूली आज चाहते थे बोलना, नहीं 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 चलेगा। कभी ऐसा होता था क्या? जगदीश जी तो मौजूद हैं, हम पुरानी विधानसभा में देखते थे, अगर भैरू सिंह जी खड़े हो जाते थे तो विधानसभा अध्यक्ष की हिम्मत नहीं होती थी उनको बैठ जाओ, वो बोलते थे। अब क्या हो गया है कि प्रश्न में या तो संबंधित विधायक बोलेगा या पूरे प्रश्न 2 पूछेगा, बाकी तो पूछेगा ही नहीं। पूछेगा तो प्रतिपक्ष का नेता बोल, प्रतिपक्ष का नेता मजबूरी में पूछ लग जाता है। और देखिएगा क्वेश्चन लगा रहा है विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, या तो गुलाब चंद कटारिया को पहले मैंने लगाते हुए देखा था, या टीकाराम जूली को लगाते हुए देखा। स्थगन प्रस्ताव लगा रहा है प्रतिपक्ष का नेता। तो आप बताइए, अगर आपको स्थगन प्रस्ताव लगाना है तो फिर आप प्रतिपक्ष का नेता किस बात के हो? प्रतिपक्ष का नेता बहुत बड़ी हैसियत रखता है, जैसे विधानसभा में मुख्यमंत्री हैसियत है, वैसे ही प्रतिपक्ष के नेता और अध्यक्ष की तीन ही होते हैं पार्ट तो विधानसभा के अंदर। तो जो निश्चित रूप से प्रतिपक्ष का नेता बनता है, उसको देखिएगा उसके सदस्य पूरी तरजीह देते नहीं। आजकल 66 लोग हैं, कितने कांग्रेस के आते हैं आप देख लीजिएगा। सदन में मुख्यमंत्री जी भी आजकल नजारा देते हैं। ये मुख्यमंत्री जी पहली बार बने थे तो मुझे लग रहा था कि भाई कि विधानसभा में बैठ करके लोग बात देखेंगे कि भाई, और विधानसभा में अगर सदन का नेता मौजूद रहता है तो उसकी गरिमा ही अलग तरीके बनी रहती है, अधिकारी भी सतर्क रहता है, सब कुछ। अब ये देखिए कि विधानसभा में जब से देखिए जीएसटी वाला कानून लागू हो गया है, विधानसभा के पास कोई बहुत ज्यादा अधिकार रही नहीं, केवल लीकर और पेट्रोलियम 2 पर आप टैक्स लगा सकते हो, बाकी टैक्स ही नहीं लगा सकते हो। तो आपका महत्व जो पहले हुआ करता था विधानसभा का, वो विधानसभा का अस्तित्व कम हो गया है। आप भले ही निर्वाचित हो, मंत्री बनते हो, मुख्यमंत्री बनते हो, मुख्यमंत्री बनते हो, लेकिन पहले जो टैक्स लगाने का अधिकार जो मिलता था वो केंद्र ने छीन लिया है। उसके बाद आपके तो पास काम जितना अपेक्षित था बजट सत्र में, उससे कितना कम आप काम, क्योंकि आप तो रोज विधानसभा की प्रोसीडिंग देखकर दूरदर्शन के लिए लिखते भी हैं श्याम सुंदर शर्मा जी। अब देखिएगा कि मैं तो देख रहा था कितने सारे बिल आए, परवर समिति से बिल आया और परवर समिति को वापस सौंप दिया। ये विडंबना नहीं है तो क्या है? सरकार की तैयारी बहुत कमजोर दिखी मुझे तो। आप अगर कोई भी बिल आया है तो देखिए पहले बहुत परख करके बिल रखा जाता था और फिर चर्चा होकर के पारित होता था। आजकल तो परवर समिति, अभी भी देखिएगा, अभी कोचिन वाला, अभी तो आज तो लंबी चर्चा चल रही है, बहुत कम समय में बिल पारित कर रहे हैं। और फिर विधानसभा के अध्यक्ष क्या कहते हैं कि भाई आपके जमाने में भी जो 9 बिल बिना बहस के पारित हो गए, तो 3 बिल पारित कर दिए तो क्या हो गया? विधानसभा अध्यक्ष को ये अधिकार नहीं है कि वो इस तरह नहीं बन सकते वो इस तरह से, बिल्कुल भी, और पिछली सरकारों को याद भी नहीं दिला सकते। नमित जैन जी, आपने तमाम जो 3 वरिष्ठ पत्रकार पैनल में हैं उनको सुना, और उनको इसीलिए पैनल में शामिल किया जाता है कि सत्ता पक्ष के जो प्रवक्ता और सरकार के जो लोग हैं वो इस बात को जाने कि सरकार के बारे में आम जन में किस तरह की धारणा बन रही है, सरकार की कार्यशैली को लेकर किस तरह की चर्चाएं हो रही है। नमित जी, आपको लगता है कि विधानसभा में सरकार के प्रयासों में सुधार की जरूरत है? जी देखिए मीना जी, जो आदरणीय भाई साहब श्याम सुंदर जी ने कहा और जगदीश जी ने कहा, राजीव जी ने, बहुत वरिष्ठ पत्रकार है। मैं तो इनके सामने कुछ भी नहीं हूँ अभी, बिल्कुल। जो हम बात करते हैं कॉलेज, स्कूल और जो स्कूली शिक्षा होती है, मैं तो बहुत छोटा हूँ। लेकिन आपका जो अनुभव है विधानसभा का, क्योंकि आप उस काल से हैं जब भैरू सिंह शेखावत जी यहाँ बोला करते थे, उस समय मुख्यमंत्री थे, विपक्ष में थे, तब से आप देख रहे हैं विधानसभा को। तो आपका अनुभव वाकई में बहुत है कि सरकार और विपक्ष दोनों को जो जिस तरह की बात कर रहे हैं कि सदन को चलाने के लिए। लेकिन मीना जी देखिए, मैं सरकार का पक्ष रख रहा हूँ, तो सरकार की तरफ से जो जो बिल लाए गए, उन बिल में हमने 8 विधेयक पारित किए, और आने वाले समय में जब अभी आज चल रही विधानसभा, तो उसमें ये था कि 2-3 बिल और पारित हो जाए। लेकिन जैसा कि श्याम सुंदर जी ने कहा, आगामी सत्र में जो तैयारी रहे वो सत्ता पक्ष की और अच्छे से रहेगी कि हम किस तरह से बिल को लाए या किस तरह से। देखिए, जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, उन्होंने हर संभव प्रयास किया है कि जो हम बिल लेकर आ रहे हैं, या विधानसभा चल रही है, अपने हर दूसरे दिन विधायक दल की बैठक करिए और सभी विधायकों को, सभी मंत्रियों को कहा कि आप पूरी तैयारी के साथ आए। इसके अलावा भी जो अधिकारियों की बात थी कि जितने भी ब्यूरोक्रेसी है वो सारी वहां अवेलेबल रहे, और विधानसभा अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि जब तक आसन बैठा है, आसन है, तब तक कोई भी अधिकारी या कोई भी मंत्री उठकर नहीं जाएगा। तो ये वास्तविकता में हम सदन की अगर बात करते हैं तो ये नियम बनने चाहिए कि सबकी उपस्थिति हो, सब वहां बने रहे। और जो राजस्थान की बात है, राजस्थान के विकास की हम बात करते हैं, विधानसभा में ये बातें होती है, लड़ाई झगड़े या कोई भी बात है तो आजकल ट्विटर हो गया,
या इंस्टाग्राम हो गया, हम इन पे बात कर लेते हैं, लेकिन विकास की बात विधानसभा में होती है। तो वहां पूरी तैयारी होनी चाहिए और विपक्ष को पूरा मौजूद रहना चाहिए। संख्या कम है लेकिन वहां बोलने नहीं दिया जाता। और जिस तरह की अभद्रता हुई इस बार, काला अध्याय था कि किस तरह से आसन को गाली दी गई, जूते वाली बात कही गई, और डोटासरा जी ने कहाँ किस तरह की गालियां निकाली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मिलकर सदन चलाना चाहिए। आपके जैसे लड़ाई होती है तो लड़ाई अलग बात है, आपके वैचारिक मतभेद है वो अलग बात है, वो सब बाहर होने चाहिए। सदन में अगर ऐसी तरह की घटनाएं होती है, सचिन पायलट जी सदन में आए नहीं एक बार भी, और बाहर उस दिन जब धरना प्रदर्शन हुआ, अशोक गहलोत जी और दोनों आकर धरने में बैठ गए, तो वो थोड़ा अंदर भी आ जाते तो सही रहता। जी मीना जी। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं हम पावर कट का। सवाल ये है जगदीश जी, आपके पास वापस आती हूँ मैं। कुछ तकनीकी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है पावर कट की वजह से। तो जगदीश जी, नमित जी की बड़ी विनम्रता दूसरी बार में हम सुन रहे हैं कि कम से कम वो इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, वरिष्ठों की बात को सुना जाना चाहिए। तो सरकार भी वरिष्ठों की बात को सुने, और बात आपके सबके जो फीडबैक है सरकार को निश्चित रूप से ही सुनने चाहिए, सभी को लेना चाहिए। तो सरकार ने फीडबैक सिस्टम कोई बनाया हुआ नहीं है या फिर जरूरत नहीं समझ रहे हैं? मीना जी, फीडबैक सिस्टम अगर गवर्नमेंट में ही नहीं होगा, सरकार ही नहीं रखेगी, तो फिर किसको जरूरत पड़ेगी? कंपनियां रखती हैं अपना, कॉर्पोरेट्स बड़े बड़े हैं, ये फीडबैक का सिस्टम अपना बना के रखते हैं। लेकिन सरकार के पास तो सबसे बड़ा फीडबैक सिस्टम है। 200 विधायक इस हाउस के मेंबर हैं, और उनके क्षेत्र में क्या हो रहा है ये सरकार को ही नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा? सरकार 200 विधायकों के बीच में काम करती है, तो चाहे वो सत्ता पक्ष का हो चाहे विपक्ष का विधायक भी जाकर सरकार को ही अपनी बात बोलता है कि ये कमियां हैं, ये काम और होना चाहिए, उनके क्षेत्र में कुआं खोदना चाहिए या सड़क बननी चाहिए या पीएससी को जो है अपग्रेड करना चाहिए, जो कुछ भी है। तो इस तरीके की चीजें, यही फीडबैक होता है। बाकी फीडबैक गवर्नमेंट का अपना सिस्टम होता है, जो इंटेलिजेंस होता है वो उसमें पॉलिटिकल इनपुट भी होता है। पॉलिटिकल इनपुट भी गवर्नमेंट जो है वो लेती है इंटेलिजेंस के थ्रू, तो उनसे पता चलता है कि किस क्षेत्र में क्या बात हो रही है, क्या एक्टिविटी हो रही है, या क्या मुद्दा बन रहा है, क्या जन आक्रोश का कारण बन रहा है, कहीं जन आक्रोश उठ रहा है क्या। तो ये सब चीजें भी गवर्नमेंट को फीडबैक के तौर पे मिलता है। लेकिन सवाल ये है कि विधानसभा में बैठने वाले सत्ता पक्ष के लोग, जो ज्यादातर नए, मैं मानता हूँ, कुछ एक को छोड़ दें एक आध को, तो ज्यादातर नए हैं। इन नयों ने विधानसभा की पुरानी कार्रवाइयों से भी कुछ जाना नहीं है। उनको जो सीखना चाहिए था हाउस का मेंबर बनने के बाद, ये इनके लिए तो ये अगस्त हाउस है जिसमें उनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए पूरी, और वहां जो कार्रवाई होती है उसको ठीक तरीके से पूरा करने का उनके अंदर एक जिज्ञासा बनी रहनी चाहिए। लेकिन वो जिज्ञासा कहीं दिख नहीं रही, कहीं भी नहीं दिखती। थोड़ी बहुत जिज्ञासा जो है वो बाहर तो दिखाई देती है पब्लिक में उनके भाषणों से, लेकिन वो हाउस में क्यों नहीं दिखती? ये सबसे बड़ी कमजोरी है इस हाउस की, कि हाउस को कैसे चलना चाहिए, हाउस में क्या डिस्कस होना चाहिए, ये इन नए मंत्रियों को ही नहीं है। सदस्यों की तो बात ही छोड़िए, मंत्री भी इस बात को नहीं समझते कि जो उनको फीडबैक अपोजिशन से मिल रहा है वो उनके लिए एक अनुभव की बात है, एक कार्य को सुधारने की एक थाती बनी हुई है, उसको किस तरीके से यूज करना चाहिए ये इनके लिए बहुत बड़ा लाभ का विषय हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग नहीं कर पाते, और यही इनकी कमजोरी है। मेरी मान्यता ये है कि अगर इसको ठीक कर लें, अपोजिशन से भी मिले सुझावों को यदि ये अपने कामकाज करने के गवर्नेंस के काम में इंक्लूड कर लें, तो सरकार बहुत अच्छी हो सकती है और विधानसभा में उसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो सकती है। मीना जी। जी, विधानसभा में परफॉर्मेंस लेकिन सरकार की अच्छी हुई नहीं। मुद्दा यही है कि चाहे सरकार हो चाहे विपक्ष हो, दोनों ही तरफ से
पावर जो है वो काफी परेशान किया, लेकिन अब बिजली वापस आ गई है। मैं आपके पास कनेक्ट करूं उससे पहले श्याम जी आपके पास अगले सवाल के लिए आती हूँ कि निश्चित रूप से विधानसभा में भी इसको लेकर सत्ता पक्ष के विधायक और विपक्ष के विधायक साथ बैठने की परंपराएं भी रही हैं, वो परंपराएं भी कम हो रही है श्याम जी? नहीं, देखिएगा, मैं कह रहा हूँ जिस प्रकार से पहले सदन के सितारे चमकते थे रोज, कभी पक्ष एक पक्ष का भी होता था, विपक्ष का भी होता था कि अच्छा बोला तो अखबार भी छापते थे। आजकल वो सदन के सितारे भी नहीं दिखते हैं कहीं। क्या क्या होता था पहले, भैरव सिंह जी जो अच्छा विधायक बोलता था, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का, उसे लड्डू मंगाया करते थे, बांटा करते थे, तो विधायक की गरिमा रहती थी कि भाई मुझे बोलना है। अब तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पे जिस प्रकार से मैं देख रहा था कि कोई डिसीजन होना ही नहीं है, विधानसभा देख नहीं हो गया। 3 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव यदि आधा घंटे में समाप्त हो जाते हैं तो फिर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का कोई महत्व रहा ही नहीं इस तरह से, क्योंकि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर निश्चित रूप से निलंबित होते थे यहाँ विधानसभा में, मैंने देखा, और लंबे 2-2 ढाई-ढाई घंटे एक विधानसभा ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होती थी, 3-3 4-4 बज जाते थे। लेकिन अब ध्यान आकर्षण प्रस्ताव ऐसा दिखा ही नहीं है। और आप देखिएगा कि पर्ची तो चलो, पर्ची वापस शुरू हो गई, पहले पर्ची सीपी जोशी जी ने बंद ही कर दी थी, अब पर्ची वापस शुरू हो गई। नियम 295 के तहत विधायक अपने अपने याचिकाएं भी प्रस्तुत करते हैं। मुझे तो लगता है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव पहले सत्ताधारी पार्टी के लोग कम लगाया करते थे, अब तो सत्ताधारी पार्टी के विधायक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लगाकर अपनी भावना प्रकट करते हैं। कालीचरण सराफ सबसे ज्यादा आगे रहते हैं, क्योंकि उनकी सरकार सुनती नहीं है, तो अपनी सरकार को सुनाने के लिए ध्यान आकर्षण कभी भी मैंने लगा कि लगाते नहीं थे। सत्ताधारी पार्टी के विधायक को तो जानते थे कि सत्ता में रह करके तो काम करा लेंगे। तो जो नियम पहले जिस प्रकार से विधानसभा में जो उपयोग होता था, सीनियर मेंबर की सुना करते थे, इस बार सीनियर मेंबर्स तो अपनी व्यथा ही श्रीचंद कृपलानी तो बेचारे अब यही रहते थे कि सत्ताधारी पार्टी के कभी भी मंत्री बीच में छीटाकशी नहीं करते थे। मैं देखता मंत्री छीटाकशी करते हैं, उनको पता ही नहीं मंत्री क्या होता है, मंत्री की हैसियत कितनी होती है। अब जिस प्रकार से जो प्रशिक्षण देने की बात पहले हुआ करती थी कि भाई प्रशिक्षण दो और विधायकों को तैयार करो, वो प्रवृत्ति तो खत्म होगी। अब तो पहली बार विधायक जीतने वाला अब तो अशोक गहलोत जी, वसुंधरा राजे को कम से कम प्रशिक्षण तो देना ही चाहिए। राजीव तिवारी जी सदन में आए चाहे नहीं आए, बिल्कुल देना चाहिए। पहले वरिष्ठ लोगों से ही लोग, और अभी तक मतलब हर फील्ड में, चाहे वो विधानसभा हो, संसद हो, या और दूसरी जो सामाजिक फील्ड है, सरकारी फील्ड है, सब में वरिष्ठों से ही सीखता है आदमी। या वरिष्ठ सिखाने को तैयार ही नहीं है। और सबसे बड़ी तो विडंबना ये देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है और मंत्री विधायक बाहर प्रेस में कह रहे हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुनते। इससे बड़ी विडंबना क्या होगी लोकतंत्र में? और उसके बाद आप देख लीजिए कि जो अभी बात हो रही थी कि किस तरीके से जगदीश जी भी बोले, श्याम जी भी बोले, अरे भाई जब आपको अधिकारी फीडबैक ही नहीं देंगे तो आप क्या लेके आओगे फीडबैक सदन के अंदर? इतने सारे सवाल लगे हुए हैं, उन सवालों के जवाब ही प्रॉपर नहीं आ पा रहे, तो क्या बोलेगा मंत्री या जो भी वहां पे विपक्ष का नेता? या इसीलिए विपक्ष का नेता भी वहां पे आप देखिए पर्चियों से काम हो रहा है। फीडबैक की सब जगह कमी है, और ये सिर्फ विधानसभा में ही नहीं है, आप सरकार के हर उसमें चले जाइए। आज कोई भी एक, जैसे कोई घोटाला हो जाता है, अभी खनन वाला था या वो था, तो जैसे आज ही आके वो 5-6 किलोमीटर सड़क बना दी, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि भाई मुझे पता नहीं, मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं करूंगा। यानी उसके संज्ञान में ही नहीं है, फीडबैक ही नहीं है उसके पास। तो ये ऊपर से लेके नीचे तक ये कि नया चलन चला है कि साहब फीडबैक मेरे संज्ञान में नहीं है। अरे भाई फिर बैठे काहे के लिए हो? तुम्हारे संज्ञान में तुम्हारे डिपार्टमेंट की चीज नहीं है तो जी ऐसे मंत्री, भाई आप मंत्री किस हिसाब से उस विभाग के बने हुए हो कि आपको विभाग की पूरी कुंडली पता नहीं है? पहले के नेता सब बिल्कुल, उनकी फाइलिंग वगैरह इतनी प्रॉपर होती थी कि वो आप उसमें कभी भी कुछ भी सवाल अगर विधानसभा में उठता था तो वो तत्काल उसका जवाब लगा देते थे। जी, उम्मीद करते हैं कि प्रशिक्षण की बहुत बड़ी कमी है, इन सबको प्रशिक्षण लेना चाहिए।
और मुझे तो लगता है कोई लेना ही नहीं चाहता प्रशिक्षण, कोई सीखना ही नहीं चाहता। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात कही आपने राजीव तिवारी जी, कि जब नए लोग आते हैं तो उनमें ऊर्जा और उत्साह दोनों ज्यादा होता है, वो सीखने आजकल का दूसरी प्रयास चीजों का ज्यादा ऊर्जा करते हैं। उत्साह ज्यादा है। लेकिन आजकल चाहे ब्यूरोक्रेसी की बात करें और चाहे राजनीति की, जो नए लोग आ रहे हैं वो ज्यादा जल्दी में है और ज्यादा मैच्योर एक मायने में, कि उन्हें अपने आप पर इतना फोकस है कि जनता और जनता के देखिए, मुद्दे सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी हाँ। नहीं है, सबसे बड़ी चीज है सिक्योरिटी जी नहीं है। और यही एक चीज ऐसी होती है जो आदमी को जल्दबाजी के लिए उकसाती है। जी बिल्कुल। उम्मीद करते हैं कि नमित जैन जी अपनी पार्टी को और अपनी सरकार को ये फीडबैक जरूर देंगे कि जनता, जनमानस और सीनियर प्रदेश के लोग जो हैं उनके बारे में क्या सोच रहे हैं और उन्हें कहाँ करेक्शन करने की जरूरत है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा का जो बजट सत्र है उसको लेकर सरकार और विपक्ष दोनों ने ही जिस तरह का विधानसभा में प्रदर्शन किया है वो संतुष्टिजनक नहीं है। दोनों ही तरफ से चूक हुई है, लेकिन विपक्ष का काम हंगामा करना है, सत्ता पक्ष का काम अपने काम को आगे बढ़ाना है। सत्ता पक्ष का फ्लोर मैनेजमेंट अगर मजबूत होता तो विपक्ष को भी साथ लेकर कुछ अच्छी जनहित के मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा और जरूरी बातें होती। लेकिन क्योंकि सरकार के मंत्री और विधायक भी ऐसा नहीं चाहते, सरकार भी ऐसा नहीं चाहती, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी ऐसा नहीं चाहते, तो फिर विपक्ष भला क्यों ऐसा चाहे। इसी दलील के साथ विपक्ष ने भी अपने आप को बार बार आरोपों के साथ कि सरकार चाहती ही नहीं है, इसलिए विपक्ष ने भी खुद को सेफगार्ड किया। कुल मिलाकर ये स्थिति न विधानसभा के लिए अच्छी है, न राजनीति के लिए अच्छी है, न लोकतंत्र के लिए अच्छी है, न जनता के लिए अच्छी है। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में विधानसभा में विधायी प्रक्रियाओं में थोड़ी और मजबूती आएगी, ऐसे प्रयास किए जाएंगे। आज न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।